The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। हमने स्टार्ट किया था मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर से, जहाँ पर हमने कुछ रिलेशंस को याद किया था। आपके जो पूरी थर्मोडायनामिक्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली थी उनको आपने सबसे पहले याद कर लिया था। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को पढ़ा, अल्फ़ा को देखा, बीटा, गामा, उसकी आपने बात की। उसके बाद आपने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा, पार्शियल डेरिवेटिव को आपने कैलकुलेट करना भी सीख लिया, स्टेट फंक्शन को पढ़ा, पाथ फंक्शन को पढ़ा, उलर थ्योरम को आपने वहाँ पर देखा, हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के फीचर्स भी आपने वहाँ पर देखे, CP माइनस CV के कुछ रिलेशंस भी आपने वहाँ पर याद किए। फिर आपने वर्क डन निकालना भी सीख लिया कि जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसका आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो, उन सब चीज़ों के बारे में आपने वहाँ पर बात की। और वर्क डन निकालने के बाद ये सारा बेसिक पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा वो आपने पढ़ा था जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद कार्नोट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों की भी आपने वहाँ पर बात कर ली थी। और उसके बाद आप लोग एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने के ऊपर अच्छा खासा आपने फोकस किया, 5-6 लेक्चर्स आपने वहाँ पर लगाए और आप लोगों ने एंट्रोपी चेंज को अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है, चाहे आपका प्रोसेस कैसा भी हो, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप डेल्टा एस को कैलकुलेट करना अच्छे से सीख चुके हो। डेल्टा एस को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी को, उन सब चीज़ों को भी आपने वहाँ पर थोड़ा बहुत देखा था, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अभी पर जितना भी आपने पढ़ा है उन सब के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो। उसके बाद हम लोग जो आपने मैक्सवेल रिलेशन में जो आपने रिलेशंस को याद किया था उनको प्रूव करने के लिए हम लोग चले थे। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्राइटेरिया और स्पॉन्टेनिटी के जो आपके पास 12 रिलेशंस थे उनको मैंने प्रूव करना आपको बताया था, कैसे आप लोगों ने प्रूव कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे और मैक्सवेल रिलेशंस को और प्रूव करेंगे जो आप लोग वहाँ पर याद कर चुके हो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ जो आप लोग पढ़ चुके हो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी, उस इक्वेशन से और जो हम आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो अच्छे से क्लास को देखना, लेक्चर को पूरा देखना, कंप्लीटली देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्राइटेरिया और स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ रिलेशंस को प्रूव किया था जो आप लोग स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर याद कर चुके हो विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर। तो वहाँ पर आप लोगों ने कहा था कि मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की तो इन टोटल 4 एप्लीकेशंस होती है। आप विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर बता सकते हो कि आपकी चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्या आपकी DA की वैल्यू होगी, क्या आपकी DH की वैल्यू होगी, क्या आपकी DG की वैल्यू होगी या फिर क्या आपकी DU की वैल्यू होगी। आप वहाँ पर वो चीज़ बता सकते हो। साथ ही साथ आपने वहां पर पढ़ी थी सेकंड एप्लीकेशन जो कि आपकी थी कि आप रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल्स को बता सकते हो। उसने आपको वहां पर आपने क्या कह रहे थे, वहां पर आप लोग कह रहे थे कि आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी किसके बराबर है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उन सब चीज़ों की आप लोग वहां पर बात कर रहे थे सेकंड एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ा जहां पर आपने डिस्कस किया था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कुल मिलाकर आपने वहां पर 12 रिलेशंस को याद किया था और उनको आपने उस टाइम पे मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर को पढ़ते वक्त सिर्फ आपने उसे याद किया था, वहां पर आपने उसे डिराइव नहीं किया। लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी की हेल्प से हमारी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी जितने भी रिलेशंस हमने पढ़े थे, जो हमारे पास 12 रिलेशंस थे, उनको हम लोग बारी बारी से प्रूफ कर चुके हैं। और उसके ऊपर हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए। क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो मैं आज की क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जो प्रीवियस ईयरली नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर टीफर के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा फंडामेंटल होने वाली है, बहुत बेसिक बात करेंगे आज की क्लास के अंदर, लेकिन साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज से। ये बात आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से पिछले 4 साल के अंदर गेट के अंदर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो लगभग हर साल इसके ऊपर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और ये क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स के वो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे अक्सर कहते हैं कि मैंने थर्मो पूरी तो पढ़ी है
लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। तो वो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो, विद इन 10 सेकंड्स और विद इन 20 सेकंड्स आप उन्हें सोल्व भी कर सकते हैं। और 4 मार्क्स के अंदर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के अंदर। तो आप लोगों ने वहाँ पर कहा था कि मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की 4 एप्लीकेशन है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को आप लोग प्रूव कर चुके हो। आज हम प्रूव करने वाले हैं अपनी अगली एप्लीकेशन, जो कि आपकी थी कि आप वहाँ से चेंज इन पोटेंशियल्स के बारे में भी बता सकते हो कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, डी ए की फॉर्मूला क्या होगा, डी एच का फॉर्मूला क्या होगा, डी यू का फॉर्मूला क्या होगा और डी जी का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन आज ही क्लास के अंदर हम लोग उन रिलेशंस को प्रूव करेंगे। इन रिलेशंस को, इन चारों रिलेशंस को मैक्सवेल रिलेशन भी बोलते हैं और इन्हीं को प्रूव करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास के अंदर। तो हम लोग प्रूव करने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल के रिलेशंस को। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर पोटेंशियल्स क्या होते हैं और पोटेंशियल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और अगर हमें ज़रूरत भी पड़ी तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 पोटेंशियल्स ही क्यों होते हैं। हमारे पास अगर 4 पोटेंशियल्स है तो उसके अंदर से जी बहुत ज़्यादा फेमस क्यों होता है, क्योंकि लगभग हर जगह आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते हो, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। तो जी जो आपके पास 4 पोटेंशियल है एच जी ए यू, इसके अंदर से जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आखिर जी इतना पॉपुलर क्यों है और कौन सा इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद आपको बाकी वेरिएबल्स की, बाकी पोटेंशियल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और 4 ही सफिशिएंट क्यों है, उसकी भी बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो हम लोग क्लोज सिस्टम पढ़ रहे थर्मोडायनामिक्स के अंदर और मैंने आपको कहा था कि क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास कुल मिलाकर 4 टाइप के वेरिएबल्स होने वाले हैं और 4 टाइप के आपके पास पोटेंशियल है उनके कोरस्पॉन्डिंग। तो आपने वहाँ पर कहा था कि जो आपके पास वेरिएबल्स थे वो आपके पास थे एस पी वी टी। जनरली आपने वो रिलेशन देखा था मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर के अंदर, जहाँ पर आप लोगों ने बनाया था एस पी वी टी, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, इस तरीके से आप लोग इसे याद करते थे। और इसकी आपने वहाँ पर 4 टाइप की एप्लीकेशन देखी थी, 4 टाइप की क्या देखी थी, एप्लीकेशन देखी थी। एक एप्लीकेशन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सेकंड को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, तो उसी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि 4 आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 क्या होते हैं, पोटेंशियल्स होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं और ये मान लेते हैं कि आप लोगों को पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं पता। अभी तक आप लोगों ने ना एच को सुना है, ना आपने जी को सुना है, ना आपने ए को सुना है और ना ही आपने यू को सुना है। लेकिन हाँ, वेरिएबल्स के बारे में आपको पता है। आपको पता है कि एस क्या होता है, आपको पता है कि पी क्या होता है, आपको पता है कि वी क्या होता है, आपको पता है टी क्या होता है। तो वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, प्रेशर को तो आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। और बची आपकी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में तो हम लोग पिछले 7-8 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपकी एंट्रोपी क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। सिस्टम आपका चाहे कैसा भी हो, प्रोसेस आपका चाहे कैसा भी हो, आप लोग डेल्टा एस को निकाल सकते हो। चाहे आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो या फिर वेरिएबल्स चेंज हो रहे हो या फिर आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आप हर एक केस के अंदर डेल्टा एस को निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एस को आपने पढ़ लिया, तो आपको चारों वेरिएबल्स के बारे में पता है और आपको ये पता है कि आपके पास फर्स्ट लॉ है और आपके पास सेकंड लॉ है। तो जल्दी से पहले फर्स्ट लॉ को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि जो आपका डी क्यू है ये आपका बराबर होता है डी यू माइनस के डब्ल्यू के। अब आपको पता है कि जो आपका डब्ल्यू है वो क्या होता है, डब्ल्यू आपका होता है माइनस का पी डी वी। तो डब्ल्यू की जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए माइनस का पी डी वी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो आपका डी क्यू हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस का पीडीवी। ये आपने निकाल लिया फर्स्ट लॉ से। और सेकंड लॉ से आपको पता है कि जो आपका डीएस होता है वो आपका बराबर होता है डी क्यू बाय टी के। तो यहाँ से आप लोग डी क्यू को लिख सकते हो टी डी एस के बराबर। तो डी क्यू आपका ये भी है डी यू प्लस पी डी वी और डी क्यू आपका क्या है, टी डी एस भी है। ये चीज़ें आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ से और सेकंड लॉ से पता है। अभी तक आप लोगों को पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो आपका डी यू प्लस का पी डी वी है ये तो आपका बराबर होता है टी डी एस के। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका डी यू है ये आपका बराबर हो गया टी डी एस माइनस का पी डी वी। अब इस रिलेशन के अंदर एक खास बात है, इस रिलेशन के अंदर खास बात ये है कि यू तो आपका एक क्या है, पोटेंशियल है। यू आपकी क्या है, एक एनर्जी टर्म है। तो इसको पोटेंशियल के बारे में इसको पोटेंशियल बोल दिया गया। इसको बोल दिया गया कि ये क्या है, आपकी इंटरनल एनर्जी है। ये आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब दिक्कत क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी है। अब उसके बाद साइंटिस्ट क्या करने लगे, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी को बताने लगे डीयू की टर्म्स के अंदर। अब जब वो डीयू की टर्म्स के अंदर स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत टाइम तक तो कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने देखा कि आखिर वो प्रूफ कोई भी चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने उस इक्वेशन को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि जो आपकी ये इक्वेशन है, यानी कि जो आपकी डी यू प्लस का टी डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी, जो आपकी इक्वेशन है, यहाँ पर जो आपका यू है यानी कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, जो कि एक क्या है, जो कि एक पोटेंशियल है, एक एनर्जी
एनर्जी टर्म है, तो इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप लोग पोटेंशियल बोल देते हो। तो जो आपका पहला पोटेंशियल जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वो तो आपका एस का और आपका वी का फंक्शन है, यानी कि एस के चेंज होने पर, वी के चेंज होने पर आपका डी यू चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का आपका डी यू की कोई वैल्यू है, मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, लेकिन आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू डी यू की वैल्यू एक्स ना हो, उसकी डी यू की वैल्यू वाई हो जाए, तो आप लैब में खड़े खड़े क्या चेंज करें कि उसकी डी यू की वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तो आप लोग लैब के अंदर डी जी की वैल्यू को चेंज कर देते हो। आप कहते हो कि इस टेम्परेचर के ऊपर डी जी की वैल्यू ये है, तो किस टेम्परेचर के ऊपर उसकी डी जी की वैल्यू ये होगी। तो लैब के अंदर आपने टेम्परेचर चेंज किया, वहां से आपने डी जी की वैल्यू को चेंज कर दिया, लेकिन जी के बारे में अभी आपको नहीं पता, आपके पास सिर्फ क्या है, डी यू है, और आप चाह रहे हो कि लैब के अंदर खड़े खड़े आपको डी यू को चेंज करना है। तो आपने देखा कि डी यू को चेंज करने के लिए तो मुझे एस को चेंज करना पड़ेगा, एंट्रोपी को चेंज करना पड़ेगा, रैंडमनेस इन मॉलिक्यूल्स को चेंज करना पड़ेगा, रैंडमनेस इस एटम के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे रिएक्शन मिक्सचर के टाइम पे साथ साथ मुझे वॉल्यूम को चेंज करते भी देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग लैब के अंदर काम करते हो तो रिएक्शन के टाइम में आपने मान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर कुछ वॉल्यूम लिया रिएक्टेंट का, कुछ वॉल्यूम लिया रिएक्टेंट का, आपने उसको मिक्स कर दिया, लेकिन जिस टाइम पे रिएक्शंस हो रही होती है उस टाइम के ऊपर वॉल्यूम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब वॉल्यूम को ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है तो मॉलिक्यूल्स के ऑर्डरनेस को कैसे कंट्रोल करोगे। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिसऑर्डरनेस हो रहा है, जो उसके अंदर रैंडमनेस हो रहा है, जो उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो ना तो आप एस को कंट्रोल कर पा रहे हो, ना ही आप लोग वी को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो जब आप एस को और वी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसका मतलब आप लोग यू को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोग अपनी मर्जी से लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेंज नहीं कर पाए। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन अभी नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन आप चाहते हो कि वो रिएक्शन आपके लिए हो जाए, आपके लिए फायदेमंद है, आप रिएक्शन करवाना चाहते हो, तो आपको उसकी स्पॉन्टेनिटी को क्या करना पड़ेगा, आपको उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डी यू की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी की इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग उसे चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये पहली रिक्वायरमेंट थी कि जो आपके पास पहला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल था उसको आप लोग कहीं भी एप्लीकेशन के अंदर नहीं ले रहे, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे। तो यहां से एक क्वेश्चन दिमाग के अंदर आया कि आपको और पोटेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी। अब पोटेंशियल्स आपके पास और कैसे निकलेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, जो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, आपने कहा कि आप एस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पहले तो आप ये समझिए कि आप किन किन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो, ताकि उस वेरिएबल्स के टर्म्स के अंदर आपके पास एक पोटेंशियल बनकर आ जाए और आप वहां से किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को किसी टाइम भी क्या कर सके, चेंज कर सके। कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बना सके, कोई रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको स्पॉन्टेनियस बना सके। तो आपने कहा कि जो आपके पास एस पी वी टी होते हैं, इसके अंदर से जो आपका पी है, जो आपका एस है, जो आपका क्या है, जो आपका यहाँ पर जो आपका ये एस है, जो आपका क्या है, जो आपका ये एस है और जो आपका वी है, इनको आप लोग क्या कर सकते हो, इनको आप लैब के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन प्रेशर को और टेम्परेचर को आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही तो बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर आप लोग चेंज कर सकते हो, आप लोग वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कोई और एटमॉस्फेयर बना सकते हो, प्रेशर को चेंज कर सकते हो, प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन और आप साथ ही साथ आप टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हो। आप लोग कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो, आप लोग हीट करके इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर बीकर के अंदर आप लोग बर्नर लगाकर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। तो लैब के अंदर आप लोग एस को और वी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पी और टी को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। और आप लोग कहते भी हो जो आपका एस है वो कैसी है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो आपका वी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि वो कैसी नेचर के अंदर है, वो दोनों की दोनों एक्सटेंसिव इन नेचर है, एक्सटेंसिव इन नेचर है। उसी के साथ आप कहते थे जो आपका पी और जो आपका टी होता है ये कैसा होता है, ये आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप लोग बाहर से कंट्रोल कर सकते हो। इनका नेचर कैसा होता है, इंटेंसिव नेचर होता है। तो अभी तक आपके पास एक पोटेंशियल आ गया है डी यू, लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि जो उसके वेरिएबल्स हैं उसको आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हो कि आपको और पोटेंशियल्स चाहिए, आपको और एनर्जी टर्म्स चाहिए जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सको, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेंज कर सको, स्पॉन्टेनिटी को चेंज कर सको। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि कैसे आप
लोग नए पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हो। उस टाइम की केमिस्ट्री के अंदर कोई भी केमिस्ट के पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं था कि आप लोग पुराने फंक्शन से नए फंक्शन को बना सको, ये आपको उस टाइम तक नहीं पता था। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर एक कंसेप्ट था जो कि क्या था, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, नए फंक्शन को डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओल्ड फंक्शन। अगर आपके पास कोई पुराना फंक्शन है तो आप लोग उससे नया फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो पहले समझते हैं या कि लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। बहुत सिंपल सा, अगर आप लोग बायो साइड को तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाली है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझेंगे और आप लोग उसे अप्लाई तो करते हो आउट क्लास 11 तक, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप लोग कब उसे अप्लाई कर रहे हो, कैसे उसे अप्लाई कर रहे हो। तो उसी बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर कि आखिर लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कंप्लीटली इट इज़ कंप्लीटली मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये केमिस्ट्री का ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट ने मैथमेटिक्स से हेल्प मांगी थी कि उनके पास एक इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उनको उस पोटेंशियल से एक नया पोटेंशियल को डिराइव करना है। तो वो चले गए मैथमेटिशियन के पास और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखते हैं कि आखिर उस लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है। तो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन आपसे कह रहा था कि आप लोग कोई भी नया फंक्शन डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओल्ड फंक्शन। क्या करना पड़ेगा आपको, ओल्ड फंक्शन के अंदर प्लस माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल। तो जिस टाइम पर मैं आपको बता रहा था कि जो आपका s और p है, जो आपका s और v है, जो आपका s और v है ये कैसा है, एक्सटेंसिव इन नेचर है। जो आपका p और t है ये कैसा है, इंटेंसिव इन नेचर है। और जो चीज़ इंटेंसिव इन नेचर होती है उसे आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। तो s और v आपके पास कैसे हैं, एक्सटेंसिव है। p और t आपके पास कैसे हैं, ये आपके पास इंटेंसिव है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग नया फंक्शन को डिराइव कर सकते हो। आप लोग ओल्ड फंक्शन के अंदर प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। अब कॉन्जुगेट वेरिएबल से क्या मतलब मेरा, एक आपके पास एक्सटेंसिव होना चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए, इंटेंसिव होना चाहिए। अब इसका यूज़ भी आप लोग कर रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, इसका यूज़ आप लोग कर रहे हो क्योंकि आपको पता तो है कि आपका जो H होता है वो U प्लस PV के बराबर होता है। जो आपका H होता है वो क्या होता है, U प्लस PV के बराबर होता है। इसका आप लोग यूज़ भी कर रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, बहुत दिनों से इसका यूज़ कर रहे हो, क्लास 12 से आप इसका यूज़ कर रहे हो। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जो आपका U है ये आपके पास पहला पोटेंशियल है, पहला फंक्शन है, ये आपके पास डिराइव हो गया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए क्या बोल दो, ओल्ड फंक्शन बोल दो। और जो आपका H होता है यानी कि जो आपका नया फंक्शन होता है क्या होता है, U प्लस का PV। अब P आपका क्या है, P आपका इंटेंसिव इन नेचर है, V आपका क्या है, एक्सटेंसिव इन नेचर है। तो जनरली आपने क्या किया, आपने नए फंक्शन को बराबर रखा ओल्ड फंक्शन प्लस माइनस PV के। अब उसी तरीके से आपका जो G होता है वो क्या होता है, H माइनस का TS। H क्या है, ओल्ड फंक्शन। अब G के लिए H क्या हो गया, ओल्ड हो गया, क्योंकि आपका U डिराइव हो चुका है, H डिराइव हो चुका है, G नहीं हुआ। तो G के लिए तो भाई H भी आपका क्या है, आपका ओल्ड फंक्शन है, और आपका U भी क्या है, ओल्ड फंक्शन है। तो G आपका क्या होता है, H माइनस का TDS। H क्या है, ओल्ड फंक्शन, T क्या है, इंटेंसिव, S क्या है, एक्सटेंसिव। तो उसी का यूज़ करते हुए आ रहे हो आप लोग। तो बस मैंने उसको एक नाम दिया है, तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ करने वाले। उसी तरीके से जो आपका A होता है वो क्या होता है, U माइनस का TS। U क्या होता है, ओल्ड फंक्शन, T क्या है, इंटेंसिव, S क्या है, एक्सटेंसिव। तो इसी तरीके से पोटेंशियल आपके डिराइव हुए, कैसे हुए, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया गया। और वो आपसे कह रहा है कि आप लोग किसी भी पुराने फंक्शन से नया फंक्शन डिराइव कर सकते हो। आपको उस ओल्ड फंक्शन के अंदर प्लस माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। कॉन्जुगेट वेरिएबल से मेरा मतलब है कि एक आपके पास एक्सटेंसिव होना चाहिए और एक आपके पास इंटेंसिव होना चाहिए। तो आपके पास कुल मिलाकर SPVT 4 तो आपके पास वेरिएबल है, HG आपके पास 4 पोटेंशियल है, U डिराइव हो चुका है। अब आप लोगों को U से बाकी सारे डिराइव करने हैं। कैसे आप लोग इन चीज़ों को डिराइव करते हो केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री ने कैसे इन चीज़ों को डिराइव किया। आपको फर्स्ट लॉ से पता है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है कि आपका DQ इक्वल टू होता है DU माइनस का W। W आपका बराबर हो गया माइनस का PdV। तो आपका DQ क्या हो गया, DU प्लस का PdV हो गया। DU प्लस में PdV आपका हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो आपका जो D इंटू में PV है वो आपका क्या हो जाएगा, PdV के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जनरली आपका D और PV क्या होगा, एक बार तो PO कांस्टेंट करके PdV, एक बार VO कांस्टेंट करके VdP। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के मतलब क्या, DP आपका क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो PdV को आप D इंटू में PV भी लिख सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर लिया। मैंने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो आपका D इंटू में PV है वो किसके बराबर हो गया, PdV के बराबर हो गया, क्योंकि आपका DP तो क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो आपने इसकी
की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। आपने पी डी को क्या लिख दिया, आपने इसको लिख दिया डी इंटू में पी वी। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, कॉन्स्टेंट पी को आपने डिफाइन कर दिया, तो आपके सारे के सारे डी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके डेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिसको आपने कॉन्स्टेंट लिया है उसको आपको ब्रैकेट के बाहर में डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपके पास साइड में क्या था, डी क्यू था, तो डी क्यू एट कॉन्स्टेंट पी हो गया इक्वल टू डी ऑफ यू प्लस में डी ऑफ पी वी। अब यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कैसा होता है, आपका एक लीनियर फंक्शन होता है, आप इसको एडिशन के बाहर ले जा सकते हो। तो आप क्या ले सकते हो, डी क्यू एट पी क्या हो गया, डी इंटू में यू प्लस का पी वी। अब ये आ गई लीजेंडर का ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन। यू आपके पास क्या है, यू आपके पास है ओल्ड फंक्शन, यू आपके पास क्या है, ओल्ड फंक्शन है। पी क्या है आपके पास, वी क्या है, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। एक इसके अंदर कैसा है, एक इसके अंदर एक्सटेंसिव है, एक इसके अंदर क्या है, इंटेंसिव है, क्योंकि आपका जो पी है ये कैसा है, ये आपके पास एक्सटेंसिव है, और जो आपका वी है ये कैसा है, वी आपका इंटेंसिव है, वी आपका क्या है, इंटेंसिव है। तो इस तरीके से आप लोग एक नए फंक्शन तक पहुंच जाते हो विद द हेल्प ऑफ लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन आ गई, तो उसको इसने यहाँ पर एक नया नाम दे दिया, इसको उसने क्या बोल दिया, एच उसने बोल दिया। इसने क्या बोल दिया, उसने आपको इसको एच नाम दे दिया। तो आपका डी एच क्या हो गया, डी क्यू एट कॉन्स्टेंट पी हो गया, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर जो आप हीट देते हो उसको आप लोग एंथैल्पी बोलते हो। ये चीज़ आपको पता भी है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका इंटरनल एनर्जी हो जाता है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपके पास सारी की सारी एज ए एंथैल्पी आपके पास स्टोर हो जाएगी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे दोगे तो एज ए इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दोगे तो एज ए एंथैल्पी स्टोर होती है। अब आपको यहाँ से पता चला कि जो आपका एच है वो क्या है, यू प्लस का पी वी है। आप इंटरेस्टेड हो चेंज निकालने में, तो डी एच क्या हो जाएगा, डी यू प्लस का डी इंटू में पी वी, क्या हो जाएगा, डी यू प्लस का डी इंटू में पी वी। अब यहाँ पर डी यू क्या है, डी यू आपका डी यू रह गया, पी वी पी इंटू में डी इंटू में पी वी क्या हो जाएगा, P इंटू में डी वी प्लस का V इंटू में डी पी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेशर को कॉन्स्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते। तो D इंटू में पी वी क्या होगा आपके पास, इसको आपने खोल दिया, P इंटू डी वी प्लस का V डी पी, आपने इस तरीके से इसको यहाँ पर खोल दिया। उसके बाद डी यू प्लस का पी डी वी को आप क्या बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ डी क्यू के बराबर बोल सकते हो, और डी क्यू क्या हो गया आपका टी डी एस के बराबर हो गया। तो आपका डी एच हो गया इक्वल टू टी डी एस प्लस का वी डी पी। अब आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास एक और पोटेंशियल तो बनकर आ गया, लेकिन आपका जो ये पोटेंशियल है ये भी एस और पी के ऊपर वेरी कर रहा है। चलो पी को तो आप लोग कंट्रोल कर लोगे, पी तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप लोग एस को कंट्रोल अभी भी नहीं कर सकते। तो ये पोटेंशियल भी आपके पास ज़्यादा यूजफुल नहीं निकल कर आया, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ रही है इसके बाद और भी ज़्यादा पोटेंशियल्स की। तो आप लोग आगे बढ़े, आपने फर्स्ट लॉ का यूज़ कर लिया, अब आप क्या करो, कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को यूज़ कर लो। फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आप क्या बोल रहे थे, डी यू इक्वल टू क्या, टी डी एस माइनस का पीडीवी। ये आपका पहला पोटेंशियल है, फर्स्ट पोटेंशियल है, जो आपने कैसे निकाला था, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। उसकी हेल्प से आप लोगों ने फर्स्ट पोटेंशियल की इक्वेशन को डिराइव कर लिया था। अब आप लोग इसका यूज कर रहे हो, आपने क्या किया, डी यू माइनस का टी डी एस इक्वल टू क्या लिख दिया, माइनस का पीडीवी लिख दिया। अब आप कह रहे हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो आपका डी इंटू में टी एस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, टी इंटू में डी एस हो जाएगा। टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, टी बाहर आ जाएगा, टी इंटू में डी एस हो जाएगा। जनरली आपका जो डी इंटू में टी एस क्या होगा, ये आपका होगा टी को बाहर लेके टी डी एस प्लस का एस को बाहर लेके टी डी टी। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट डिफाइन करूँ तो आपका डी टी क्या हो गया, जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपका डी इंटू में टी एस क्या हो जाएगा, टी डी एस के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग इस सिस्टम को क्या करो, सिस्टम के अंदर आप लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट डिफाइन करो और इसको क्या लिख दो, टी, इसको आप लिख दो डी इंटू में टी एस, टी इंटू में डी एस। तो उस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, डी यू माइनस का डी इंटू में टी एस इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का पी डेल्टा वी अपॉन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे ही मैंने कोई कांस्टेंट डिफाइन किया, आपका डी कन्वर्ट हो गया डेल के अंदर, तो इसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। यहाँ पर भी आप लोग डेल करके कंडीशन को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसके बाद आपने क्या किया, डी को आपने यहाँ से बाहर ले लिया, क्योंकि डी क्या एक लीनियर ऑपरेटर होता है, तो डी को आपने बाहर ले लिया। यू माइनस का टी एस आपके पास यहाँ पर भी आ गया। तो एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन यहाँ पर फिर से बनकर आ गई। यू आपके पास क्या है, यू आपके पास है ओल्ड फंक्शन। यू कैसा है, ओल्ड फंक्शन है। टी कैसा है आपके पास, टी और एस का मल्टीप्लिकेशन कैसा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल। एक आपके पास एक्सटेंसिव है, एक आपके पास क्या है, इंटेंसिव है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक और लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। यहाँ से आप लोग इसको एक नया नाम दे दो, तो इसने इसको क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन बोलते हो। तो इस यहाँ से आपका ए भी डिराइव हो गया कि आपका जो डी है वो क्या हो गया, माइनस का पी डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो पी डी वी एक तरीके से क्या है, माइनस का पी डी वी एक तरीके से क्या होता है, वर्क होता है। इसीलिए आप लोग हेल्महोल्ट्ज़ को क्या बोलते
बोलते हो, वर्क फंक्शन भी बोलते हो, क्योंकि आपका डी ए क्या बराबर निकल कर आ गया, माइनस का पी डी वी निकल कर आ गया। लेकिन ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन होता है। तो अगर आप लोग किसी भी वर्क को कर रहे हो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको आप लोग हेल्महोल्ट्ज भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका ये क्या होता है, डी ए आपका होता है माइनस का पी डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसको आप लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हो। मैंने यहाँ पर अलग से लिखा भी हुआ है कि ए इज़ ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से जो आपकी कंडीशन आपने यहाँ से यूज़ किया, आप यहाँ से लिख रहे हो कि जो आपका ए है वो आपका बराबर हो गया यू माइनस का टी एस से। आप इंटरेस्टेड हो चेंज के अंदर, डी ए हो गया इक्वल टू डी यू माइनस का टी डी एस, यहाँ पे इंटू डी इंटू में टी एस करोगे तो क्या हो गया टी डी एस माइनस का एस डी टी, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, डी यू की वैल्यू को अभी आप क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, डी यू को भी आपने एक्सपेंड कर दिया, टी डी एस माइनस का पी डी वी, ये आपका माइनस का टी डी एस पहले से था, माइनस का एस टी डी पहले से था, इस टी डी एस डी एस कट जाएगा तो आपका डी ए डिफाइन हो गया माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि आप लोग वी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका ए तो निकल कर आ गया, लेकिन आपका जो ए है वो आपका वेरिएबल है, किस किस का, वी का और टी का। टी को आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, चलो टी तो आपका ठीक है, लेकिन आप लोग वी को नहीं कर सकते। तो ये पोटेंशियल भी आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो कैसे आप लोग एक और ऐसे पोटेंशियल तक पहुंचोगे जहां से आप लोग स्पॉन्टेनिटी को चेंज कर सको। तो आप लोगों ने फर्स्ट लॉ को यूज़ कर लिया, आप लोगों ने सेकंड लॉ को यूज़ कर लिया, आप लोगों ने कम्बिनेशन का यूज़ कर लिया, आप लोगों ने पहले पोटेंशियल का भी यूज़ कर लिया। लेकिन पहले पोटेंशियल के अंदर आपके पास क्या निकल कर आया था, तो आप लोग क्या यूज़ कर लीजिए, आप लोग अगले पोटेंशियल की वैल्यू को यूज़ करके देख लीजिए। एच इजकल टू यू प्लस का पी वी आपको पता है, कहाँ से पता है, आपके पास सेकंड पोटेंशियल जो आपका डिराइव हुआ था वहाँ से आपके पास निकल कर आया था कि जो आपका एच होता है वो यू प्लस का पी वी होता है। चेंज में इंटरेस्टेड हो, डी एच इजकल टू क्या हो गया, डी यू प्लस का पी डी वी प्लस का वी डी पी, डी इंटू में पी वी क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस का वी डी पी, इसलिए दो टर्म निकल कर आ गई। उसके बाद आपको पता है कि डी यू प्लस का पी डी वी क्या होता है, डी क्यू होता है, डी क्यू आपका क्या होता है, टी डी एस होता है। ये सेम उस तरीके से कर रहा हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने डी एच को डिफाइन किया था। उसके बाद आपका डी एच आ गया, तो अब आप क्या करो, अब आप इस टी डी एस को उठाकर इस साइड में ले आओ, तो आपके पास बन जाएगा डी एच माइनस का टी डी एस इक्वल टू क्या, वी डी पी। अब ध्यान से देखिए, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को आप बोल सकते हो कि आपका जो डी इंटू में टी एस होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर टी बाहर आ जाएगा, टी इंटू में डी डी एस, टी इंटू में डी एस आपका ये हो जाएगा। तो टी डी एस की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी इंटू में टी एस को लिख सकते हो। तो टी डी एस की जगह आपने क्या लिख दो, डी इंटू में टी एस लिख दो, फिर डी को फिर से बाहर ले जाओ, और एच माइनस टी एस आपका क्या डिफाइन हो गया, एक नया फंक्शन डिफाइन हो गया, क्योंकि ये आपके पास एक ओल्ड फंक्शन है और ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स है। तो यहाँ से आपके पास एक और पोटेंशियल डिफाइन हो गया, जो कि आपके पास क्या नाम दिया उसने आपको, आपने यहाँ पर उसको गिब्स फ्री एनर्जी नाम दिया। और ये जो आपके पास पोटेंशियल निकल कर आया, ये जो एक्सिस का वेरिएबल था उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि जो आपका जी है वो क्या था, एच माइनस का टी एस था। आपने क्या किया, डी जी इजकल टू क्या हो गया, डी एच माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी, क्योंकि डी इंटू में टी एस क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस का टी डी एस प्लस का एस डी टी, और बाहर आपके पास माइनस था तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। उसके बाद आप लोग डी एच को लिख सकते हो, क्योंकि आपको डी एच की वैल्यू पता है, डी एच आपने लिख दिया टी डी एस प्लस का वी डी पी माइनस का टी डी एस ये रहा, माइनस का एस डी टी ये रहा, माइनस के टी डी एस से प्लस का टी डी एस कट जाएगा और आपका डी जी निकल कर आ जाएगा वी डी पी माइनस का एस डी टी। और ये एक बहुत यूजफुल इक्वेशन आपके पास निकल कर आ गई है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास एक ऐसा पोटेंशियल बनकर आ गया, एक ऐसी एनर्जी टर्म आपके पास निकल कर आ गई जो कि आपकी पी के ऊपर और टी के ऊपर वेरी कर रही है। और पी और टी दोनों कैसे होते हैं, दोनों ही आप लोग लैब के अंदर आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके पास एक ऐसा पोटेंशियल निकल कर आ गया जिसकी हेल्प से आप लोग स्पॉन्टेनिटी को चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद आप लोग आगे नहीं बढ़े। तो इसीलिए आपके पास कितने पोटेंशियल होते हैं, 4 आपके पास पोटेंशियल होते हैं। पहले जो आपके पास 3 पोटेंशियल होते हैं उनके अंदर से एक तो ऐसा था कि आप लोग उनके दोनों वेरिएबल्स को लैब के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उसके बाद 2 पोटेंशियल ऐसे डिराइव हुए जिसका आप लोग एक वेरिएबल को तो कर सकते हो लेकिन दूसरे वाले को नहीं कर सकते, और वहां पर आपको परेशानी होने लगी। उसके बाद आप लोग आगे बढ़े, फिर आपके पास जाकर एक ऐसा पोटेंशियल डिराइव हो गया जिसके दोनों पोटेंशियल को आप लोग लैब के अंदर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और आप लोगों ने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेंज करना शुरू किया, वहां से आपका डेल्टा जी क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। तो डी जी आपका ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो उसके दोनों वेरिएबल्स होते हैं पी और टी, उनको आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए आप लोग गिब्स फंक्शन को यानी कि जी को आप लोग हर जगह देखते रहते हो। तो अभी तक आप लोगों ने एच के बारे में पढ़ लिया, अभी तक आप लोगों ने यू के बारे में पढ़ लिया, आप लोगों ने डी एच देख लिया, आप लोगों ने डी यू को तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों ने गिब्स फंक्शन को और आप लोगों ने हेल्महोल्ट्ज को अभी तक नहीं पढ़ा। तो हम सबसे पहले जी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ए को पढ़ेंगे, और जी के अंदर हम लोग सबसे पहले जी की कुछ जनरल बातें करेंगे, फिर उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। 5 आपके पास फीचर्स हैं, उन 5 फीचर्स के अंदर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, भर
कैलिबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि गिब्स फ्री एक अच्छा खासा पोटेंशियल है और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझिए। जब भी आप लोग जहाँ पर भी पीएचडी करने जाओगे वहाँ पर आपका गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है, क्योंकि आप लोगों को रिएक्शंस कर करके देखनी है, आप लोगों को देखना है कैसे आप लोग रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस कर सकते हो, कैसे आप लोग नहीं कर सकते हो। तो इस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर कि गिब्स फंक्शन जनरली डिफाइंस क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी फॉर ए केमिकल रिएक्शन। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो इसके वेरिएबल्स हैं वो आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, पीओटी को आप लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। द नेचुरल वेरिएबल ऑफ जी आर इजिली कंट्रोलेबल इन लेबोरेटरी, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं कुछ जनरल फीचर्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। टोटल आपके पास 5 फीचर्स हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले आप लोग कह रहे हो कि जो आपका डीजी होता है, वो क्या होता है? वो आपका फंक्शन होता है किस किस का? टेम्परेचर का और प्रेशर का। और आपने क्या किया, सबसे पहले टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर को भी आपने कांस्टेंट कर दिया। तो आपका जो पोटेंशियल जिसके ऊपर वेरी कर रहा था आपने उसको क्या कर दिया? कांस्टेंट आपने कर दिया। तो आपका पोटेंशियल की चेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी। आपकी डीजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी, लेकिन वो 0 नहीं आई। इसीलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो? फ्री एनर्जी बोलते हो। इसीलिए फ्री वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि डीजी की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी जब आपने टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि वो आपके पास 2 ऐसे वेरिएबल्स थे जिनके ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड कर रही थी, लेकिन उन दोनों के कांस्टेंट होने के बाद भी डीजी की वैल्यू 0 नहीं आई। इसके मतलब जी की वैल्यू किसी और चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसीलिए आपने गिब्स फ्री के आगे क्या लगा दिया? फ्री वर्ड को लगा दिया, क्योंकि ये फ्री एनर्जी है, इसको आप लोग हर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आपकी डीजी कुछ वैल्यू दे रहा था और वहां पर आपने कहा कि जो आपका चेंज इन डेल्टा जी होता है इज इक्वल टू नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है। जो आप लोग वर्क अभी तक कर रहे थे, पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहे थे, वो सारा कैसा वर्क है? वो सारा आपका मैकेनिकल वर्क है, जहां पर आप लोगों की मैकेनिकल स्ट्रेंथ लग रही है। लेकिन कुछ आपके पास नॉन मैकेनिकल वर्क होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जब इलेक्ट्रिसिटी कोई काम कर रही होती है तो उसे आप लोग बोलते हो नॉन मैकेनिकल वर्क। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आ रही थी वो कैसे आ रही थी? नॉन मैकेनिकल वर्क से आ रही थी। जैसे कि आप लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हो तो वहां पर आप लोग क्या पढ़ते हो कि जो आपका डेल्टा जी है वो क्या है? -NFE के बराबर है। ई क्या होता है? वहां पर सेल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल चेंज होता है, यानी कि पोटेंशियल चेंज कितना है कैथोड और एनोड के बीच में, जहां पर आपका करंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उस करंट के कारण भी आपका डेल्टा जी चेंज हो सकता है। वहां पर आप लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। अब वो वर्क किया गया बाय द इलेक्ट्रिसिटी, तो इस टाइप के वर्क को आप क्या बोलते हो? नॉन मैकेनिकल वर्क बोलते हो। और इसीलिए आप कहते हो कि जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर आपका डेल्टा जी जो होता है वो आपका 0 होना चाहिए, लेकिन वो 0 नहीं आया, तो वो किसके बराबर आया? वो आपका बराबर आया वर्क डन फॉर नॉन मैकेनिकल, यानी कि जो आपका नॉन मैकेनिकल वर्क होता है वो किसके? उसके बराबर है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, उन सब की बातें हम वहीं पे करेंगे। बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी मे इंट्रोड्यूस डेल्टा जी इन वेरियस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, सरफेस केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में हम लोग इसका जिक्र करते हैं। व्हेन वी इंट्रोड्यूस नॉन मैकेनिकल वर्क इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो आपका पहला लॉ था वो क्या था? dq = du माइनस का w। अगर मैं इस w की बात करूं तो स्टार्टिंग में w कैसा था? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वर्क की हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं अभी तक पूरे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क को लूँ तो टोटल वर्क तो आपका क्या होगा? w मैकेनिकल प्लस में w नॉन मैकेनिकल, सारे वर्क को क्या कर दिया वहाँ पर उसने इंक्लूड कर दिया। मैकेनिकल कौन सा? जो आपका पीवी वर्क है। नॉन मैकेनिकल कैसा हो जाएगा? जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, सरफेस वर्क हो रहा है, या फिर आपका इलैंगुएशन वर्क हो रहा है। तो सरफेस वर्क को, इलेक्ट्रिक वर्क को आप कैसे बोलते हो? नॉन मैकेनिकल के बराबर बोलते हो। तो आपने पहला फीचर क्या पढ़ा कि आपका जो डेल्टा जी है वो बराबर होता है नॉन मैकेनिकल वर्क के। तो सबसे पहले तो इसको प्रूव कीजिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो आपका डेल्टा जी है वो आपका इक्वल टू होता है नॉन मैकेनिकल वर्क के। सबसे पहले तो आपको इसको प्रूव करना है कि क्यों आपका ये बराबर होता है, क्यों हम लोग इस चीज को कह रहे हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? प्रूफ देख लेते हैं। तो फ्रॉम मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ जी, क्योंकि आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो और यहाँ पर आप लोग जब भी देखते हो, जब भी आप लोग पोटेंशियल की डेफिनेशंस को देखोगे, जब उसका एक्सप्रेशन लिखा होगा तो उसके ऊपर आप देखोगे लिखा हुआ मिलेगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये कंप्लीटली मैथमेटिकल क्या है? कंप्लीटली मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। वहां पर आप लोगों ने क्या यूज किया है? लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया, जो कि कंप्लीटली मैथमेटिकल कंसेप्ट है। सो फ्रॉम मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ जी, आपको पता है कि जो आपका जी है वो बराबर हो गया h - के
टीएस के, तो जी आपका बराबर है एच माइनस का टीएस। अब आप एच को क्या ले सकते हो, जी इक्वल टू क्या, यू प्लस का पीवी, टीएस आपका क्या है, एज इट इज है। आपने क्या कर दिया, इसको चेंज में आप इंटरेस्टेड हो, आपने क्या कर दिया, डीजी कर दिया, ये क्या हो जाएगा डी यू, डी इंटू में पीवी क्या हो जाएगा, डी इंटू में पीवी ऐसे लिख दो, माइनस का डी इंटू में टीएस इस तरीके लिख दो, फिर आप इसको भी खोल दो और इसको भी खोल दो, डी यू क्या हो जाएगा, डी यू आपने एज इट इज लिख दिया, डी पीवी क्या हो जाएगा, पीडीवी प्लस का वीडीपी, और माइनस का डी इंटू में टीएस क्या हो जाएगा, टीडीएस माइनस का एसडीटी। ये दो टर्म कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, ये दो टर्म कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, और डीओ तो आपका एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, डीयू को आपने लिख दिया डी क्यू प्लस में डब्ल्यू टी। अब यहाँ पर जो आपका डब्ल्यू टी है ये टोटल वर्क है, इसके अंदर मैकेनिकल वर्क भी है, इसके अंदर क्या है, नॉन मैकेनिकल वर्क भी है, प्लस का पीडीवी प्लस का वीडीपी यहाँ से था, माइनस का टीडीएस माइनस का एसडीटी यहाँ से था, तो ये आपने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका डी क्यू होता है वो आपका टीडीएस के बराबर होता है, तो आपने इसको डी की जगह लिख दिया, टीडीएस लिख दिया, तो प्लस के टीडीएस है तो आपका माइनस का टीडीएस कट जाएगा। उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि जो आपका पहला फीचर है वो आपका डिफाइन है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो आपने कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर डिफाइन कर दिया, इसका मतलब डीपीबी भी 0 और डीटीबी 0, तो आपका क्या हुआ, डीटीबी आपका 0 हो गया और आपका डीपीबी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका डीजी है वो क्या है, डब्ल्यूटी प्लस का पीडीवी। अब प्लस के पीडीवी को आप लिख सकते हो माइनस इंटू में माइनस का पीडीवी, माइनस इंटू में माइनस का पीडीवी आपने लिख दिया, क्योंकि आपका जो माइनस का पीडीवी होता है ये आपका मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है, ये आपका क्या होता है, मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है। तो आपने माइनस के पीडीवी को क्या कर दिया, मैकेनिकल वर्क लिख दिया। डब्ल्यू टी क्या है, डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल, माइनस में आगे क्या है, डब्ल्यू मैकेनिकल, तो डब्ल्यू मैकेनिकल से डब्ल्यू मैकेनिकल कट जाएगा और आपका डीजी किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल के बराबर आ गया। इस तरीके से आप लोग प्रूव करते हो कि जो आपका पहला फीचर है जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉन मैकेनिकल वर्क। आप लोग इसको स्टेटमेंट वाइज याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, नेट के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, गेट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। जो फीचर्स आप लोग 5 पढ़ने वाले हो गिब्स फ्री एनर्जी के, 5 के ऊपर से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो कि आपका जो डेल्टा जी नोट है वो क्या होता है, इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नोट के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखी हुई, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नोट सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो अभी क्या होता है आपके पास, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल आपके पास होता है। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर दोबारा से लिख दिया है। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल होता है वो आपके पास डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर काम कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसकी वजह से करंट क्या होता है, जनरेट होता है, उसकी वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अपना डेल्टा जी क्या है, वेरी करता है। ये किसके बराबर होता है, आपके पास डी जी के बराबर होता है। अब डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल आप लोग कैसे निकालते हो, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या होगा, मान लीजिए एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो एक के ऊपर चार्ज कितना, फैराडे कांस्टेंट के बराबर, तो एन के ऊपर कितना हो जाएगा, एन इंटू में एफ, तो एन इंटू में एफ हो गया। ये माइनस पहले से, ये माइनस से होगा चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आपका डीजी डिफाइन हो गया माइनस के एनएफई के बराबर। तो इस तरीके से आप लोग डिफाइन करते हो और आप लोगों ने इस तरीके से जी का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी आपने इसका अच्छा खासा यूज़ किया है, तो हर जगह आपका जो डी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब तो ऑर्गेनिक के अंदर भी आपका डी जी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके डेल्टा जी के ऑर्गेनिक के पार्ट से भी आने लग गए हैं। तो पहला फीचर तो आप समझ गए हो कि आपका जो डेल्टा जी है वो इक्वल टू होता है किसके बराबर, नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर। अब चलते हैं आगे, अगला फीचर क्या है, इट जनरली कंट्रोल्स द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंड चेंज इन एंट्रोपी बाय मेकिंग अ चेंज इन टेम्परेचर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका डेल्टा जी है वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि क्या, बाय नेचर ऑफ रिएक्शन, कि आपकी जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, यानी कि आपकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक। यानी कि आप लोग डेल्टा जी से फिजिबिलिटी को बता सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एच एंड चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो अगर आप लोग डेल्टा एच को कंट्रोल कर सको, डेल्टा एस को कंट्रोल कर सको, तो आप लोग डेल्टा जी की हेल्प से फिजिबल कर सकते हो रिएक्शन को बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि आपका जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डी एस होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर आप लोग डेल्टा जी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकते हो, रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस भी बना सकते हो। तो इस तरीके से यूज़ करने लगे हम लोग डेल्टा जी को रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी को चेंज करने के लिए। तो एक चार्ट आप लोग पढ़ते हो, ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप लोग इसको हल्के मत लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए कि जो आपका एस है, डेल्टा एस है, वो क्या है, नेगेटिव। मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, इफ
इफ डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव आपको पता है क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो आप डेल्टा एस नेगेटिव आपने मान लिया, तो आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस का टी इंटू में डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है आपको पॉजिटिव गिवन है, डेल्टा एस कैसा गिवन आपको नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा क्या होने वाला है आपके पास, पॉजिटिव होने वाला है। एब्सोल्यूट स्केल के अंदर, केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 केल्विन से बड़ा ही होता है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव निकल कर आ गया। इसका मतलब अगर आपके पास कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और उसका डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव गिवन है, तो वो रिएक्शन हमेशा कैसी होने वाली है आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाली है, क्योंकि उसका डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। और टू बी स्पॉन्टेनियस आपका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए था। ये सब चीज़ें आपको पता है। अगर मान लीजिए आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक आ गई और आप कह रहे हो कि उसका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना मतलब क्या, आपका डेल्टा एच का नेगेटिव हो जाना। तो डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव हो गया। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव है तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। कैसे, क्योंकि डेल्टा एच आपके पास कैसा, नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव, टी इंटू में डेल्टा एच कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव और नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव करोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा जी हमेशा कैसे आने वाला है, आपके पास नेगेटिव आने वाला है, मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हुई, अगर डेल्टा एस नेगेटिव, रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन अगर आपके पास एक्सोथर्मिक हुई, डेल्टा एच नेगेटिव, अगर आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया तो आपकी रिएक्शन ऑलवेज क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम जब आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई और दोनों की दोनों चीज़, यानी कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव आ जाए और आपके पास डेल्टा एस भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अब एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव है। इफ अगर आपका डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन देखते हैं क्या होगा आपका डेल्टा जी। डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव है, डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव है। डेल्टा एस आपके पास क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। डेल्टा एस आपके पास क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस आपको पॉजिटिव गिवन है, पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वाली टर्म आपके पास पॉजिटिव गिवन है, तो एक टर्म आपके पास पॉजिटिव आ गई, एक टर्म आपके पास नेगेटिव आ गई। तो अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी नेगेटिव वाली टर्म ज़्यादा होगी और आपकी डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी कि डेल्टा रिएक्शन आपकी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब अगर आपके पास कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और उसका डेल्टा आपके पास पॉजिटिव निकल कर आया तो एट हाई टेम्परेचर आपके पास रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस हो जाएंगे। वहीं अगर आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई, इसका मतलब डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव हुआ और आपके पास डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया, तो आपके पास डेल्टा एस तो नेगेटिव है, डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या, पॉजिटिव। तो एक टर्म नेगेटिव आ गई, एक टर्म आपके पास पॉजिटिव आ गई। तो अब आपको इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने के लिए आपको पॉजिटिव वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ताकि आपके पास डेल्टा जी क्या रहे, नेगेटिव ज़्यादा रहे। अगर आपको इसको छोटा करना है तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर आपके पास छोटा होना चाहिए, टेम्परेचर आपके पास कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जब टेम्परेचर आपका लो रहेगा, टी आपका लो रहेगा, तो टी इंटू में डेल्टा एस का मल्टीप्लिकेशन लो रहेगा, तो आपका नेगेटिव वाले, आपकी जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका डेल्टा जी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जो कि आप लोग चाह रहे थे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर आपका डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होता है तो एट लो टेम्परेचर आपकी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो इस चार्ट को आप लोग पढ़ लीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप लोग लिंक के ऊपर जाइए, नोट्स को कॉपी कर लीजिए और इस चार्ट को अच्छे से देखिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा सी है, तो रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है, क्या स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी इस चार्ट से आते जाते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं फीचर नंबर 3 की तरफ। 2 फीचर आप लोग पढ़ चुके हो कि जो आपका डेल्टा जी होता है वो आपका बराबर होता है डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल के। सेकंड फीचर के अंदर आपने देखा कि आप लोग विद द हेल्प ऑफ जी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके आप लोग रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपको डेल्टा एच के बारे में पता हो और आपको डेल्टा एस के बारे में नॉलेज हो, तभी आप लोग उस चीज को यूज कर सकते हो। तीसरा फीचर क्या है, द रिलेशन बिटवीन जी एंड ए इज सिमिलर टू एज द रिलेशन बिटवीन एच एंड यू। जिस तरीके का रिलेशन आपका एच और यू के बीच में होता है, जो आपको पता है कि जो आपका एच होता है वो यू प्लस का पी वी होता है, सेम ऐसा रिलेशन होता है जी और ए के बीच में, क्योंकि जो आपका जी होता है वो क्या होता है, ए प्लस का पी वी होता है। प्रूफ भी आप इसको कर सकते हो, जी आपका एच माइनस के टी एस के बराबर है, एच क्या हो गया, यू प्लस का पी वी माइनस का टी एस, ये रहा यू माइनस के टी एस को यू माइनस के टी एस को लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, तो आपका जी क्या हो गया, ए प्लस का पी वी हो गया। तो इसको प्रूव करना कोई मुश्किल है नहीं। तो आपका एच हो जाता है यू प्लस का पी वी, आपका जी हो जाता है ए प्लस का पी वी। तो जनरली आपका जो रिलेशन
रिलेशन होता है जी और ए के बीच में, और जो आपका एच और यू के बीच में, वो कैसा जनरली क्या होता है, सेम आपके पास होता है। इसका यूज़ आप कब कर सकते हो, जो आप लोग डेल्टा जी निकाल रहे हो, डेल्टा एच निकाल रहे हो, इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोग इन सभी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तब आप लोग समझोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं डेल्टा जी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर भी, आप उन क्वेश्चन को कर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो गेट के अंदर, नेट के अंदर आए हुए हैं, आप लोग उनको अच्छे से कर देखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये रिलेशन आपके पास निकल कर आएंगे डेल्टा जी और डेल्टा एच के, ये जनरली यहीं से निकल कर आते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी कंडीशन के ऊपर H1 आपको पता है, उसके ऊपर आपको U1 पता है, प्लस का P1 V1 पता है। मान लीजिए किसी टेम्परेचर T के ऊपर आप लोग इसको कर रहे हो, तो आप लोग PV को क्या लिख सकते हो, PV = nRT लिख सकते हो। और आपके पास गैस कैसी हो, आइडल गैस हो, और आप लोग गैसी सिस्टम को पढ़ रहे हो, गैस आपके पास आइडल है, तो आप लोग PV को nRT के बराबर कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी रिएक्शन हो रही है वो T टेम्परेचर के ऊपर हो रही है, तो आप लोग P1 V1 कर सकते हो, N1RT आप इसको लिख सकते हो। सिमिलर आप सेकंड कंडीशन के ले सकते हो, S2 = क्या, U2 प्लस का P2 इंटू में V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इंटू में RT आपका हो जाएगा, कि टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है। तो अगर आपको डेल्टा H निकालना हो, यानी कि आपको S2 - का H1 निकालना हो, तो आप लोग कैसे करोगे उसको, आप उसको कर सकते हो U1 प्लस में N1RT, यानी कि U2 प्लस का N2RT माइनस का U1 प्लस में N1RT। आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपका डेल्टा H है वो आपका बराबर आ जाएगा U2 माइनस का U1 क्या हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर। ये क्या हो जाएगा, N2 माइनस का N1 यानी कि माइनस प्लस का डेल्टा NGRT के बराबर आपका ये चीज़ निकल कर आ जाएगी। तो इसका यूज़ आप लोग करते, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसके आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, जैसे आपके पास डेल्टा एच की और डेल्टा यू की निकल कर आएगी, उसी तरीके से आपके पास डेल्टा जी और डेल्टा ए की निकल कर आएगी। इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच = डेल्टा यू प्लस का एन डेल्टा एन जी, यानी कि गैसेस मोल्स का डिफरेंस। ये किसके लिए वैलिड है, ये आइडियल गैस सिस्टम के लिए वैलिड है। अगर आपके पास कोई गैस हो और कैसी हो वो आइडियल आपके पास गिवन हो, तो आप लोग लिख सकते हो कि डेल्टा एच होता है वो प्लस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस का डेल्टा NGRT के बराबर होता है। उसी तरीके से जो आपका डेल्टा जी होता है वो आपको बराबर होता है डेल्टा ए प्लस का डेल्टा NGRT के बराबर होता है। तो ये आपके पास हो गई है 3 फीचर्स। अब पढ़ते हैं चौथा फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5वां जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग डेल्टा जी से रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेंज कर रहे हो। अभी आपने देखा कि अगर आपको डेल्टा एच के बारे में पता हो, डेल्टा एस के बारे में पता हो, तो आप फिजिबिलिटी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डेल्टा एस के बारे में, डेल्टा एच के बारे में नहीं पता, और आप लोग वेरिएबल्स को चेंज कर यानी कि पी को चेंज कर या फिर टी को चेंज करके आप लोगों को जी की वैल्यू को चेंज करनी है, यानी कि आप लोग जी का वेरिएशन देख रहे हो पी के साथ और जी का वेरिएशन देख रहे हो टी के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो इस फीचर को ध्यान से देखिएगा, अगला फीचर को भी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो जी है वो पी के साथ कैसे वेरी करता है। तो द डिपेंडेंस ऑफ जी एंड पी और वेरिएशन ऑफ जी विद पी इज जनरली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एज ए स्टेटमेंट ये पता होनी चाहिए। कैसे प्रूव कर सकते हैं उसको, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। आपको पता है कि जो आपका डी होता है वो क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, वी डी पी माइनस का एस डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, जी का रिलेशन देख रहे हो पी के साथ, तो आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया। तो जब आप लोग जी का पी के साथ देखोगे तो आपका टेम्परेचर थ्रू आउट तक चीज़ क्या रहेगी, आपके पास कॉन्स्टेंट रहने वाला है। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी टी क्या हो गया, 0 के बराबर। तो डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया, वी इंटू में डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी। डी आपका डेल में चेंज हो गया क्योंकि आपने सिस्टम के अंदर किसी चीज़ को कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया। तो उसके बाद क्या करो आप, डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को इधर ले आया तो क्या बन जाएगा, डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू वी, यानी कि चेंज इन जी विद चेंज इन डीपी, यानी कि चेंज इन प्रेशर। जी के अंदर कितना चेंज आया प्रेशर को चेंज करने से, वो आपके पास किसके बराबर आ गया, वी के बराबर आ गया। यही आप लोग यहाँ पर कह रहे हो। द डिपेंडेंस ऑफ जी एंड पी और द वेरिएशन ऑफ जी विद पी इज जनरली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ वी। डेल्टा जी प्लस डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी, आपने दो वेरिएबल के ऊपर आपके पास चेंज हो रहा था, पी के ऊपर और टी के ऊपर। पी के साथ वेरिएशन देख रहे हो तो आपने टी को क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट आपने डिफाइन कर दिया। आपने देखा कि डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी आपका किसके बराबर आ गया, वी के बराबर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास चीज आ गया। कैसे आप लोग इसका यूज कर सकते हो उसकी बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, आपके पास सिस्टम कैसा है, गैस है। पहले गैस के लिए देखेंगे, फिर लिक्विड और सॉलिड के लिए भी देखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस के लिए भी देखेंगे। हर एक चीज के लिए देखेंगे कैसे आप लोग डेल्टा जी को चेंज कर सकते हो, कैसे आप लोग डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हो। आज के लेक्चर के बाद आप लोग किसी भी रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे।
उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखते हैं कैसे आप लोग इन चीज़ को कर सकते हो। आपको पता है कि डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी एक कॉन्स्टेंट टी किसके बराबर है, वी के आपका बराबर है। अगर आपके पास एक गैस कैसी है, आइडियल है, अगर आपके पास एक गैस आइडियल, तो आप क्या कर सकते हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी को यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो एन आर टी बाई पी लिख सकते हो। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गैसेस के लिए, फिर बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड के लिए, और फिर बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए भी। तो आप लोग देखिए, आपका v बराबर हो गया एन आर टी बाई पी के। आपको पता है कि डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी जो है वो v के बराबर था, v को आपने क्या रख दिया, एन आर टी बाई पी के बराबर रख दिया। डेल्टा पी को आप इधर ले जाइए, t आपके पास कांस्टेंट है तो t को आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर लिख लीजिएगा, मैं कांस्टेंट t बार बार यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा जी इंटीग्रेशन ऑफ डी जी इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी बाई पी इंटू में डी पी। टी आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, एन आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, आर आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको क्या कर दो, बाहर निकाल दीजिए। वेरिएबल क्या है आपके पास, वेरिएबल आपके पास सिर्फ यहाँ पर p है, p को अंदर रखिए, बाकी सब आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी जी क्या बच जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ गया, एन आर टी एल एन पी टू बाय P1, nRT ln P2 बाई P1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपके पास 1 मोल ऑफ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, अगर आपके पास 10 मोल ऑफ गैस है, उसका प्रेशर मान लीजिए कोई आपके पास 10 मोल ऑफ O2 गैस है, आपके पास प्रेशर आपके पास क्या है, 2 एटमॉस्फेयर आपके पास प्रेशर है, और आपको जी की वैल्यू दे देता है, आपको दे देता है डेल्टा जी की, आपको जी की वैल्यू दे देता है, वो कि आपकी जी की वैल्यू क्या है, और आपसे पूछ रहा है कि आपका डेल्टा जी, यानी कि आप मान लीजिए कि वो आपसे पूछ रहे कि आपका डेल्टा जी क्या होगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करके क्या कर दोगे, प्रेशर को इंक्रीज करके आप क्या कर दोगे, 10 एटमॉस्फेयर कर दोगे, तो आपका जी के अंदर कितना इंक्रीज आ जाएगा, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि आपको इनिशियल स्टेज के अंदर जी दे देगा और आपसे फाइनल स्टेज के अंदर क्या पूछ लेगा, जी पूछ लेगा। क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे, वो आपको बोलेगा कि किसी एक सिस्टम के अंदर जो आपके पास गैस है वो मान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर उसके जी की वैल्यू इतनी है, तो 10 एटमॉस्फेयर के ऊपर उसकी जी की वैल्यू कितनी होगी। या फिर उसकी 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई वैल्यू दे देगा, 1 एटमॉस्फेयर बता देगा और कह देगा कि आपने किसी गैस को मूव किया, रिवर्सिबली किया, इरिवर्सिबली किया, और 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक आप उसको लेकर गए, टेम्परेचर 300 केल्विन, और आपसे पूछ रहे कि डेल जी की वैल्यू क्या है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपके डेल जी की वैल्यू क्या है। हर एक प्रोसेस के लिए आप लोग डेल्टा एस को कैलकुलेट करना सीख चुके हो, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब आप लोगों को हर एक प्रोसेस के लिए क्या करना है, डेल्टा जी को कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस के लिए भी आपको डेल्टा जी निकालना आना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर जाएगा, प्रेशर चेंज कर रहे हो आप लोग, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, 10 मोल ऑफ गैस को 2 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर के ऊपर लेकर जा रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा जी कितना निकला, तो आप लोग निकाल सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू क्या लगेगा, nRT ln P2 बाई P1 है। और क्योंकि आपकी जो गैस है वो कैसी है, आइडल गैस है, और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बोयल्स लॉ को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो कि आपका क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि इसका मतलब क्या, P1 अपॉन में P2 क्या होता है आपके पास, V2 अपॉन में V1 होता है। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, nRT ln V1 बाई V2 हो जाएगा। डेट अगर आपको वॉल्यूम में गिवन हो तो वहां पर भी आप लोग डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं किसकी, लिक्विड और सॉलिड की। तो आपको पता है कि जो आपका डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी टी है ये आपका वी के बराबर होता है। और आपको ये भी पता है कि प्रेशर के टेम्परेचर को चेंज करने से सॉलिड्स का और लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर आप लोग टेम्परेचर को थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो उसका वॉल्यूम के अंदर सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता। तो वी आपके पास क्या रहेगा, वी आपके पास पूरा की पूरा कॉन्स्टेंट है। आप लोग पी को इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, डी जी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी। वी आपके पास कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर लिया है, वी इंटू में P2 माइनस का P1। यानी कि वो आपको बोले कि आपके पास कोई 10 ml H2 है, 10 ml आपके पास वाटर है, आपने उसको 10 ml वाटर को आप लोग ऐसे स्टेट से लेकर गए, आप लोग 1 एटमॉस्फेयर से 3 एटमॉस्फेयर तक लेकर गए, तो उसका आपके पास डेल्टा जी आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। आप लोग पहले देखोगे कि यहाँ पर आपके पास सॉलिड और लिक्विड वाला टर्म है, यानी कि इसका वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा विद चेंज इन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम को आप लोग बाहर निकाल लो कॉन्स्टेंट, और डीपी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, P2 माइनस का P1। तो डेल्टा जी आप लोग बड़े डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैसे निकालेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट के अंदर, तो ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ आर रिएक्शन स्पीसीज, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, एंड इफ आर रिएक्शन स्पीसीज इन लिक्विड और सॉलिड, और उनकी जो स्पीसीज वो कैसी है, लिक्विड के अंदर या फिर क्या है, वो सॉलिड के अंदर है। फेज यानी कि रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के अंदर भी सॉलिड लिक्विड होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड होना चाहिए, यानी कि कहीं भी गैस
नहीं होनी चाहिए। देन बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मे बी कंट्रोल। देखिए क्या कह रहा है आपसे, यह आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है जिसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर सिर्फ सॉलिड फेज या फिर लिक्विड फेज आपको देखना है, तो लैब के अंदर प्रेशर को कम ज़्यादा करके आप लोग रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेंज कर पा रहे हो अब, जो कि आप लोग डी से नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग रिएक्शंस के अंदर फिजिबिलिटी चेंज कर पा रहे हो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, सिर्फ प्रेशर को चेंज करके। अगले फीचर के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर को चेंज करके डेल्टा जी के अंदर वेरिएशन देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है ए सॉलिड से, वो कहाँ जा रहा है, ए डैश के अंदर जा रहा है, और स्टेज कैसी है, सॉलिड या लिक्विड भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ सॉलिड और लिक्विड होना चाहिए, गैस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो आपसे बोल रहा है कि प्रेशर, एक बार प्रेशर के ऊपर जो आपका डेल्टा जी था, इसका मतलब क्या, आपका जी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट का होगा, जी यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट का होगा। तो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जो आपका डेल्टा जी1 है, यानी कि आपका जो जी पी एट 1 कंडीशन माइनस का जी ऑफ रिएक्टेंट एट 1 कंडीशन, ये आपको क्या है, डेल्टा जी1 आपको यहाँ पर गिवन है 1 बार के ऊपर। और वो आपसे बोल रहे कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर 10 बार करोगे तो उस टाइम पर उसका डेल्टा जी क्या होगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। मान लीजिए किसी रिएक्शन के अंदर आप लोग सॉलिड से सॉलिड के अंदर कन्वर्जन कर रहे हो, और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जो जनरली आपका प्रेशर होता है, उस एटमॉस्फेयर के ऊपर 300 केल्विन के ऊपर आपका जो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आ रही है, यानी कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 300 केल्विन के ऊपर ही वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो आप प्रेशर के अंदर कितना चेंज करोगे कि आपकी रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो वो आप लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से उस प्रेशर को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको करना क्या है, आपके पास जो यहाँ पर ऊपर जो इक्वेशन थी, जो आप जहाँ पर आपके पास जी था, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डेल्टा जी लगा देना है। जो आपके पास यहाँ पर जो आप इक्वेशन देख सकते हो, जो आपके पास इक्वेशन है डेल ऑफ डेल जी एट डेल, ये आपके पास इक्वेशन डेल जी अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू वी। आपको जी की जगह क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी को लगा देना है, और जहाँ पर वी है वहाँ पर क्या लगा दोगे आप, डेल्टा वी लगा दोगे। तो डेल अपॉन में डेल्टा जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, क्योंकि यहाँ पर पूरी रिएक्शन की बात करो, ये क्या है आपके पास, ये जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस का जी ऑफ रिएक्टेंट है। ये क्या आपके पास, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है। ये किसी एक कंडीशन के ऊपर, मान लीजिए 1 के ऊपर आपको क्या पता है, डेल्टा जी1 पता है, डेल्टा वी1 पता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। तो आपका जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी2 माइनस का डेल्टा जी1। किसी एक कंडीशन के ऊपर डेल्टा जी क्या है, किसी दूसरी कंडीशन के ऊपर डेल्टा जी क्या है, दोनों का चेंज किया, डेल्टा जी2 माइनस का डेल्टा जी1। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, डेल्टा जी2 को निकाल सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी1 को इधर ले जाइए, डेल्टा जी1 प्लस का डेल्टा वी आपके पास क्या रहेगा, रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम को इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि आपके पास कंपोनेंट कैसे हैं, सॉलिड्स हैं, तो डेल्टा वी कांस्टेंट, डेल्टा वी को बाहर निकाल दीजिए। जो आपके पास पहले कंडीशन के ऊपर जो डेल्टा वी होगा वही आपके पास दूसरी कंडीशन के अंदर, तो उसका बाहर निकाल दीजिए। डीपी क्या हो जाएगा आपके पास, P2 माइनस का P1। तो यहाँ पे बाहर निकल कर आ गया डेल्टा जी2 इक्वल टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा वी P2 माइनस P1। मान लीजिए कि P1 के ऊपर जो आपका डेल्टा जी1 था, ये आपके पास कैसा था, पॉजिटिव था। तो आप लोग किस प्रेशर के ऊपर चेक कर सकते हो कि आपका जो डेल्टा जी2 है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाए, बशर्ते आपको डेल्टा वी पता हो। तो सिर्फ आपको डेल्टा वी का जानकारी चाहिए और आप लोग फिजिबिलिटी के अंदर चेंज इजीली कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आप लोग इजीली यहाँ पर कर पाओगे, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर गैसियस स्पीसीज भी हो तो वहाँ पर आप लोग कैसे निकाल सकते हो। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप लोग इन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए बस आप समझते जाइए। इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन ही हैं और क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। मैं आपको एज ए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको घर पे बैठ के करने उन क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर जब भी जो नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी उसके अंदर मैं आपको जो आज की क्लास में मैं क्वेश्चन दूंगा वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किए। लेकिन आज लेक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे देता हूँ, अपने कर देखिए। अगर वो आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल के लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कैसे मैं उन क्वेश्चंस को करने वाला हूँ। मान लीजिए आपकी जो रिएक्शन हो रही है, इफ़ आर रिएक्शन स्पीसीज इज इन गैसियस फेज, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर आपके पास गैस है। यहाँ पर आपके पास सॉलिड और लिक्विड अब नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, गैस आपके पास होना चाहिए। देन बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मे बी कंट्रोल, तो यहाँ पर भी आप लोग प्रेशर को चेंज करके फिजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो डेल्टा जी बहुत हेल्पफुल है, आप लोग रिएक्शन की फिजिबिलिटी ही चेंज कर पा रहे हो। मान लीजिए रिएक्शन हो रही है ए गैस से ए डैश गैस के अंदर, दोनों कैसे फेज आपके पास गैसियस फेज है। वन बार प्रेशर के ऊपर आपको पता है कि रिएक्शन का डेल्टा जी1 आपके पास क्या है। मान लीजिए वो 3 किलो जूल पर मोल रहा, लेकिन आप चाहते हो कि उसकी रिएक्शन कैसे हो जाए, वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, यानी कि डेल्टा जी आपके पास कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। वो नेगेटिव कब होगा, तो आप देख लीजिए कि किस प्रेशर के ऊपर वो जीरो हो रहा है, उसके कम प्रेशर के ऊपर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, तो आपको चेक करना है कि जीरो कब होगा,
तो आप लोगों को चेक करना है कि 10 बार प्रेशर के ऊपर इसका डेल्टा जी कितना है, उसके लिए आप लोग इस चीज़ का यूज़ करते हो। तो आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए डेल जी अपॉन डेल पी टी क्या होता है आपका, वी के बराबर होता है। वी आप बोल सकते हो एनआरटी बाय पी के बराबर, ये चीज़ आप लोग बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको जी की जगह डेल कर देना है, और गैसेस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर तो आप कांस्टेंट कर रहे हो, तो आपके जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ क्या होगा, मोल्स का डिफरेंस होगा। तो एन की जगह क्या कर दोगे आप लोग, डेल्टा एन जी कर दोगे। सिंपल सी चीज़ करनी, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। आपने इसको इसे चेंज कर दिया, डेल पी को आप इधर ले जाइए, डेल्टा एन जी आर टी आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बाहर आ गया, डी पे वन पी क्या हो जाएगा, एल एन पी टू बाई पी वन हो जाएगा। डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन के अंदर डेल्टा जी वन को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा जी टू इक्वल्स टू डेल्टा जी वन प्लस का डेल्टा एन जी आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पेपर के अंदर। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई जो रिएक्शन हो रही है वो इस टाइप की है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस टाइप की है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को नहीं समझो, थर्मो का क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, हर एक चीज़ को समझे हो कि क्या आपका डेल्टा एस होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हो, क्या आपका डेल्टा जी होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हो, सिर्फ गैसेस रिएक्शन है तो कैसे होगी, सॉलिड रिएक्शन है तो कैसे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन है तो कैसे होगी, तो आप लोग इजीली सारी चीज़ें आराम से कर पाओगे। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसेस फेज है तो वहाँ पर भी आप लोग डेल्टा जी टू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा जी वन पता है और इनिशियल कंडीशन पता है, पी वन पता है और पी टू पता है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, रिएक्शन देख के आप डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर सकते हो, और आर क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट ही होता है। तो आप लोग यहाँ पर भी इजीली इन चीज़ों को कर सकते हो। तो आप लोगों ने किसके लिए देख लिया, आप लोगों ने गैसेस के लिए देख लिया, आप लोगों ने किसके लिए देख लिया, सॉलिड और लिक्विड के लिए देख लिया, आप लोगों ने रिएक्शंस के लिए देख लिया इसके अंदर सिर्फ सॉलिड या फिर लिक्विड हो या फिर सिर्फ और सिर्फ गैसेज हो। हम लोग सिर्फ आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब हम लोग केमिकल पोटेंशियल को आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग म्यू को पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपके पास नॉन आइडियल सिस्टम होता है उसके लिए जो आपका जी है, यानी कि वंडरबॉल गैस के लिए आपका जी कैसे वेरी करता है, वो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा उस चीज़ को। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो आइडियल गैस के अंदर आप लोग कैसे डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर को चेंज करके कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हो, वो आप लोगों ने सीख लिया। तो गैसेस के लिए आपने देखा कि जो आपका डेल्टा जी है, अगर कोई एक ही गैस इस फेज से इस फेज के अंदर गई तो कैसे आप लोग डेल्टा जी को कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला था एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, पी टू बाई पी वन कर सकते हो, वी वन बाई वी टू भी लिख सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास डेल्टा जी क्या है, जी टू माइनस का जी वन है, इस स्टेट का कुछ जी वन होगा, इसका क्या होगा, जी टू होगा, ये आपके पास क्या है, डेल्टा जी है, डेल्टा जी टू माइनस का जी वन है। अब अगर मान लो गैस की कोई रिएक्शन, तो करना क्या, आपको सिर्फ डेल की जगह जी की जगह डेल जी लगाना है और एन की जगह डेल्टा एन जी लगाना है। उसको आप क्या कर दो, एल जी लगा दो, डेल्टा जी टू माइनस का डेल्टा जी वन क्या बन जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। सिर्फ क्या करना है, आपको जी की जगह डेल जी लगा देना है और एन की जगह डेल्टा एन जी लगा देना है। डेल्टा जी टू क्या होगा, ये आपके पास हो गया। तो इन दोनों फॉर्मूले को क्या रखो, साथ में याद रखो। अगर आपको ए क्या है तो आपको दूसरा भी क्या है, ऑटोमेटिकली याद है, क्योंकि जी की जगह डेल लगाना है, डेल जी लगाना है, और एन की जगह डेल्टा एन जी लगाना है। अब बात करते हैं लिक्विड्स और सॉलिड के लिए। तो लिक्विड सॉलिड के लिए आपको पता है कि आपका डेल्टा जी ओ क्या होता है, वी इंटू में पी टू माइनस का पी वन, जी टू माइनस का जी वन है, ये क्या है आपके पास, जी टू माइनस का जी वन क्या हो गया, वी इंटू में पी टू माइनस का पी वन। अगर आपको चेंज करना है रिएक्शन के लिए तो कैसे करोगे, जी की जगह डेल्टा जी लगाना है और वी की जगह डेल्टा वी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम यहाँ पर फैक्टर बड़ा हो जाता है, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, वॉल्यूम को लोगे। तो डेल्टा जी टू माइनस का डेल्टा जी वन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू में पी टू माइनस का पी वन। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। एक को याद करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी टी आपका वी के बराबर होता है। वी को आपने सिर्फ एन आर टी बाय पी रखा है, सिर्फ एन आर टी बाय पी रखा है, और आपने सिर्फ उसको इंटीग्रेट किया, फॉर्मूला वैसे ही बनकर आ गया। अगर भूल भी जाओगे तो ड्राइव भी कर पाओगे, लेकिन ईजी है, उसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को याद रखोगे तो रिएक्शन का आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ आज की क्लास के अंदर, जो कि मैंने जो आपको आज पढ़ाया है सिर्फ उससे रिलेटेड है, या फिर जो आपका डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग है, जो कि आपकी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी थी, उससे रिलेटेड है। 5 क्वेश्चन दिए मैंने आज से रिलेटेड, और 3 मैंने दिए पुराने वाले जो कि आपका डेल्टा सराउंडिंग से रिलेटेड थे, जो कि आपसे नेट के अंदर या फिर गेट में जो आपसे पूछे गए, मैंने उस टाइम पे आपको नहीं कराए थे, तो वो करने भी ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस को कर देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा, कैसे एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है। लेकिन सबसे अच्छा हो कि आप पहले इन्हें खुद कर देखिए। नोट्स आप लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 5 क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हो आप लोग। 5 क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं, राइट। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ पर 2 बार लिखे हैं। देखिए मैंने 5 2 बार लिखा हुआ है, ऐसे मतलब क्वेश्चन आपके पास 9 हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 8 तक काउंट, तो क्वेश्चन आपके पास कितने 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 6 आप 7 यहाँ इस क्वेश्चन कर दीजिए, और एक क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन
प्रीवियस ईयरली आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, जो कि आपका गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है। अभी तक हमने 4 फीचर पढ़ चुके हैं जी के, एक फीचर आपका बचा हुआ है जो कि आपका जी का वेरिएशन है टी के साथ। प्रेशर को चेंज करके आपने फिजिबिलिटी को चेंज करना सीख लिया, टेम्परेचर को चेंज करके कैसे फिजिबिलिटी को चेंज करने हैं वो और सीखना है। उसके बाद आपका जी खत्म हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, ए को पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपका क्लोज सिस्टम खत्म, फिर पढ़ेंगे हम लोग ओपन सिस्टम, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, और उससे पहले हमें काइनेटिक्स खत्म करनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें हमें करनी है। आप इन क्वेश्चन को कर देखिए, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ इसके अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। कोई भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एनी अमाउंट इज़ एप्रिशिएबल। नंबर इज़ 9053319385। आप लोग पेटीएम कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और गूगल पे कर सकते हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।